नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि 21वीं सदी को साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी कहा जा रहा है और ये वो सदी है जिसमें वो तमाम कौमें जो अपने आप को इल्म के तालीम के जेवर से अपने आप को आरास्ता कर रही है वो दुनिया में रहेंगे। और जाहिर सी बात ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो कौम जो उम्मत मुस्लिमा जिसे कहा जाता है उसने अगर अपना रिश्ता तालीम से नहीं जोड़ा तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुमताज माहिर तालीम पी इनामदार साहब मौजूद है। इनामदार साहब, आपकी खास प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हुए जानना चाहिए कि नए 21वीं सदी जो है इसमें ट्रेंड बहुत सारे बदल रहे हैं, एजुकेशन के भी ट्रेंड बदल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क की बात करें जहाँ पे करोड़ों की तादाद में मुस्लिम है तो यहाँ पर जो बदलता हुआ ट्रेंड है एजुकेशन सिस्टम का, इससे इसको कैसे जोड़ा जाए। देखिए, आपने एक ऐसे मौजू पे आज ये बात को शुरू किया है कि मैं पहले तो ईटीवी का शुक्रिया इसलिए अदा करूंगा कि आपने बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को छेड़ा है और मुझे यकीन है कि इसके पीछे आपका मकसद ये है कि पूरे माशरे में, हिंदुस्तान के और ख़ास करके मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के माशरे में कुछ चेंज लाने की बात आपके ख्याल में होगी। साथ साथ में ये क्यों लाना है ये भी बात आपके ख्याल में होगी। आप जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से जब वो आए यहाँ पर तो तब से जो कुछ भी टीचिंग, लर्निंग और एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड थे ये सारी चीजों में एक 50 साल पहले शिफ्ट हो गया है। मामला सारा शिफ्ट हो गया। उसके पहले जो सीधी सिस्टम थी, ब्लैक बोर्ड, चाक, पत्तों पे लिखना, लकड़ी पे लिखना, पत्थर पे लिखना, फिर पेपर आया तो पेपर पे प्रिंट करना, फिर बुक्स बनाना, फिर स्टोर करना, फिर लाइब्रेरी बनाना, ये सारी चीजों के तहत नॉलेज जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, दिया जाता था। और फिर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले लोग भी तय थे जिनको हम टीचर कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं। फिर उनके अंदर भी फिर अलग अलग तरीकेकार थे, कहाँ तक देना, किसको नहीं देना, किससे छुपाना। अब ये सारे सिस्टम के तहत जो कुछ भी आप तक पहुंचता था वो आपका नॉलेज था। आपको उसको डिग्री कहते हैं, सर्टिफिकेट कहते थे हम। लेकिन कंट्रोल जो था ये चंद लोगों के हाथों में था। फिर मुस्लिमों भी चंद लोगों के हाथों में था। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के अंदर या क्रिश्चियनों के अंदर था। लेकिन आज ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर, इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक जिसको हम कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं, उसने 5 लाख साल में जो चेंज थे, जो रेवोल्यूशन होते थे छोटे छोटे, उसको पूरा पीछे छोड़कर जो 5 लाख साल में अगर हम 100 किलोमीटर आए थे तो ये 50 साल में ये 150 किलोमीटर मामला आगे चला गया। नॉलेज का एक्सप्लोजन हुआ। नॉलेज का एक्सप्लोजन से भी बढ़कर जो आपको मैं चाहता हूं कि आपके जरिए लोगों तक पहुंचना जो करना चाहते हैं कि पहले चंद लोगों का कंट्रोल था इंफॉर्मेशन के ऊपर और नॉलेज के ऊपर। कंप्यूटर में और इंटरनेट में ये कंट्रोल पूरा खत्म कर दिया। अब ये जब कंट्रोल खत्म हो गया है तो फिर जात पात, भाषा, प्रांत या ये ब्राह्मण है, ये सैयद है, ये काजी है, ये चिश्ती है, ये सारे के सारे मामले धरे के धरे रह गए हैं। सारी दीवारें टोटल। अब जिसको जहां मांगता है, जब मांगता है, नॉलेज लेना है, इंफॉर्मेशन लेना है, अपनी बात को सामने रखना है, लोगों तक पहुंचाना है, ना ए का कंट्रोल है ना बी का कंट्रोल है। और ये जो मीडियम है ये जात को नहीं पहचानता, कलर को नहीं पहचानता, मीडियम को नहीं पहचानता। तो आप मुझे बताइए कि आज हम लोग जो पहले के जो भी रोते थे कि बुक्स नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है, तो आज ये मामला रहा ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने अब जो कुछ भी हमारा बैकलॉग है उस बैकलॉग को फुलफिल करने के लिए आज मौका आ गया है और ये पॉसिबल है। जैसे आपने कहा कि मौका आ गया, तो मौका है कि इसमें हमें ट्रेंड हैंड की जरूरत होगी। यानी इसके लिए भी पहले इसको जब हम यस कहेंगे और बिल्कुल कहना पड़ेगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोगों ने इस चीज को समझना है और फिर ये डिसीजन लेना है कि 5 साल का एक प्रोग्राम बनाए, मनसूबा जिसको हम कहते हैं। हम मनसूबा बनाए कि 5 साल के बाद ब्लैक बोर्ड, चाक, पेन, पेंसिल, नोटबुक,
ये टेक्स्ट बुक, ये सारी की सारी चीजें एक तो हम जला दें 5 साल के बाद, या सालासगंज के बाजू में और एक बिल्डिंग बनाएं और वहां पे इन सारी चीजों को ले आके रखें, और जो ऐसी चीजों से पढ़ाते थे उनके पुतले भी बनाए, और ऐसे स्कूलें जो चलाते थे वो मैनेजमेंट के भी पुतले वहां पे बाजू में बना के रखें, एक ऐसा प्रोग्राम बनाए। इसका सिंपल मतलब यही है, हमको उसको छोड़ना पड़ेगा, इमीडिएटली छोड़ना पड़ेगा, किसी हालत में वापस उसको पकड़ना नहीं पड़ेगा, और नई बदली हुई टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोगों को अपने बच्चों को तालीम देने का काम शुरू करना पड़ेगा। तो कैसा करें? जहन बनाना पड़ेगा आपको। ये होगा, अभी जहन बनाने का काम आपके जरिए हम कर रहे हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे प्रोग्राम बार बार सब जगह आप लीजिए। आपने बड़ा जबरदस्त काम ये आज के इस इंटरव्यू के जरिए आपने इस सब्जेक्ट को छेड़ा है, तो हमने इसका एक मॉडल डेवलप किया। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि किसी स्कूल में कंप्यूटर आ गए तो बच्चों को कंप्यूटर आने लग गया, सीख गया वो। तो कंप्यूटर लाना और बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाना, इसमें बहुत बड़ा गैप है, प्रोसेस भी है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो हमने वो सारा प्रोसेस बारीक से बारीक, जिसको माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, उसके तहत हमने इसको पूरा किया है। तो जो भी लोग इस बात को मान गए हैं कि आने वाले दिनों में हमको पुराना पढ़ाने का, लिखने का तरीकेकार छोड़कर नए तरीकेकार इलेक्ट्रॉनिक से जुड़कर कंप्यूटर से, इंटरनेट से करना है, तो उन लोगों को मैं आपके जरिए दावत देता हूं कि आओ आजम कैंपस पूना में आए और ये माइक्रो प्लानिंग की बात जो है उसको सीखें। हमारे कैंपस में उर्दू मीडियम का पहली का बच्चा जो 5 साल की जिसकी उम्र है, जो मजदूर का है, हाथ गाड़ी चलाने वाले का है, रास्ते पे सब्जी बेचने वालों के घर का बच्चा है, यूं कहूं कि ये पहली पीढ़ी स्कूल में आने वाला बच्चा है। उनके माँ बाप, दादा दादी, परदादा कोई स्कूल में भी नहीं आए, इन्होंने ब्लैक बोर्ड तो इन्होंने नहीं देखा, तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक का कहाँ सवाल है। ऐसे बच्चे हमारे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड में इंटरनेट के ऊपर बैठे हुए हैं। हमारा बच्चा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ गया। इसके पहले हमने हमारे टीचरों को ट्रेनिंग दी ताकि टीचर इस टेक्नोलॉजी को समझे और कम से कम बच्चों तक वो टेक्नोलॉजी को पहुंचाने में वो कामयाब नहीं भी हुए तो वो स्पीड ब्रेकर न बने, वो पॉजिटिव उसको आगे धकेलने की बात करें। तो वो हमने तैयार कर लिया 100% टीचिंग, 85% नॉन टीचिंग। इसका मतलब प्यून, क्लार्क, अटेंडेंस, ये सब लोगों को हमने MSCIT पास कर दिया। यूं कहिए कि पूरा कैंपस हमने नीचे से ऊपर तक, प्यून टू प्रिंसिपल, कंप्यूटर्स लिटरेसी से जोड़ दिया है। यहाँ पर इनाम साहब एक अहम सवाल ये है कि जिस कम्युनिटी में हम आप हैं, यहाँ पे दो तरह की नजरिया पाई जाती है एजुकेशन को लेकर, एक तो दीनी तालीम और एक दुनियावी तालीम। और इस तरह का जो हमारे यहाँ नजरियाती तालीम का जो मामला है, इससे मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंट और दूसरे बदलते ट्रेंड की बात करें, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, इस सवाल का जवाब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। या आगे देखते रहिए अपने इनामदार साहब के साथ हमारी खास मुलाकात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। नंदा साहब, हम लोग बात करें कि मुस्लिम कम्युनिटी में आज भी 21वीं सदी में इस पर बहस होती है कि बच्चों को पहले दीनी तालीम दी जाए या दुनियावी तालीम दी जाए। एक तबका आज भी जो है अपने बच्चों को दीनी तालीम तक ही रखना चाहता है, दूसरा है कि दुनियावी तालीम, और उसमें जो है कशमकश नजर आती है। उसकी वजह अपने देख रहे हैं जिस तरह से सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। हम तो एक अलग ही बात कर रहे हैं आज कि आप दीनी तालीम दीजिए, दुनियावी तालीम दीजिए, मॉडर्न तालीम दीजिए, लेकिन जो मेथड है तालीम देने का उसको अभी बदल दीजिए। यानी आप पहले दीनी तालीम देते थे बुक से, पेंसिल से, पेन से, नोटबुक से, ब्लैक बोर्ड से, चॉक से, या हम दुनियावी तालीम देते थे जो हम सेकुलर एजुकेशन जिसको कहते हैं, वो भी हम इसी मेथड से देते थे। तो हमारा ये कहना है कि आज ये मेथड दोनों बदल दीजिए, अपने अपने तरीके से तालीम देने की बात कीजिए, क्योंकि आज छोटे छोटे गांव में, फिर वो रेगुलर स्कूल हो या मदरसा हो, पहले तो टीचर नहीं है, फिर अच्छा टीचर नहीं है, फिर अगर ये दोनों भी चीजें हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, फिर ये भी सब ठीक है तो बुक्स नहीं है, उसके बाद में दूसरी एडिशनल बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, ये कोई भी चीज नहीं है, और इसको लाते लाते 2 पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। तो टेक्नोलॉजी आज जो कंप्यूटर की है
ये सारी खामियों को और कमियों को पूरा कर सकती है अपने अपने जगह के ऊपर। आज हिंदुस्तान का बेस्ट टीचर, समझो उर्दू मीडियम का फर्स्ट स्टैंडर्ड का हिंदुस्तान का बेस्ट टीचर आज सभी स्कूलों में पढ़ा सकता है एक जगह बैठकर। ये टेक्नोलॉजी आ गई है। दीनी मदरसे में इंटरनेशनली नॉलेजेबल उलेमा आज एक जगह बैठकर पुणे में या दिल्ली में न्यूयॉर्क में बैठकर सारे मदरसों के बच्चों को एक फिक्स टाइम टेबल के तहत आज पढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, बच्चे उनके साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी को हम लोगों को हर मदरसे में, हर स्कूल में, हर हाई स्कूल में, हर कॉलेज में लेकर आना, इसके पागल के जैसा हम लोगों को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। आज लाइब्रेरी में 1 लाख बुक लाना तो उसमें 100 साल 200 साल चले जाते थे। आज 5 करोड़ 10 करोड़ बुक आप फिंगर टिप्स के ऊपर पढ़ सकते हैं। ये कितना बड़ा चेंज है। गाने जाके दरवाजे फिंगर टिप्स के ऊपर है, रात और दिन है। ये इतना बड़ा शिफ्ट है। और मैं मुस्लिमों को खास करके रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपके लिए अल्लाह ने भेजी हुई टेक्नोलॉजी है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वसाइल की कमी हमारे पास है, अच्छे टीचरों की कमी हमारे पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमारे पास है। शायद ये सारी चीजों के ऊपर एक जिसको कहते हैं दवा बोलकर ये सारी खामियों को एक ही टेक्नोलॉजी के तहत मैं कुछ दे सकता हूं। इसलिए अल्लाह ने इस टेक्नोलॉजी को, अजीबोगरीब टेक्नोलॉजी है जी, तो इसको हमारे तक पहुंचाने का अगर काम है, और बहुत सस्ता है, ये भी आप दिमाग से निकाल लें। सारे उलेमा को, सारे दीनी मदरसे, सारे स्कूलों के टीचर्स को और मैनेजमेंट के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ये बड़ा सस्ता मामला है, ये बड़ा इफेक्टिव मामला है। और आप जो कुछ भी आज कमी महसूस कर रहे हैं उस सबकी ये दवा है। अच्छे टीचर नहीं है, ज्यादा टीचरों की जरूरत है, कम टीचर है, बुक्स नहीं है, मालूमात नहीं है, जाने आने में तकलीफ है, ये सारी चीजों को ये अब बाजू में रखता है और उसकी दवा देता है। तो ये मैं चाहता हूं कि हम अपनाएं। हो सकता है कि पैसे की जो भी थोड़ी बहुत कमी है वो कौन पूरी करेगी, और गवर्नमेंट पूरी करेगी, सोसाइटीज, हमारी जैसे सोसाइटीज हैं, क्योंकि हमने इस चीज को यहां तक लाते लाते काफी पैसा खर्च करके हम उसको समझ गए हैं पूरा। 2700 कंप्यूटर मेरे कैंपस में है। आज हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, 155 MBBS की मेरे पास लीज लाइन है। मेरा पूरा कैंपस मैंने वाईफाई किया हुआ है। 2700 कंप्यूटर मैंने इंटरनेट से जोड़ दिए हुए हैं। हमारे बच्चे वाईफाई जहां पर है, हजारों बच्चे अपना लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं। जितने भी टेक्स्ट बुक्स हैं, पहली से PhD तक, सारे टेक्स्ट बुक को मैंने स्कैन करके इंट्रानेट पे डाल दिया है। रेफरेंस बुक को मैंने स्कैन करके इंटरनेट पे डाल दिया है। टीचरों को, प्रोफेसरों को, लेक्चरों को जो नोट्स देते हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो भी और मालूमात है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ये भी मैंने स्कैन करके इंटरनेट पे डाल दिया है। यहाँ पे सवाल ये भी है ईमानदाता की मौजूदा वक्त जो है कम्पिटिटिव एज का है, हर जगह पे कंपटीशन है। तो मैं देख रही हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी में अगर पूरे हिंदुस्तान की हम बात करें तो इस तरह के भी इदारे बहुत ही रेयर है जहाँ पे बच्चों को जो कंपटीशन के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अगर हम जब तक सिविल सर्विसेज में नहीं आएंगे, सिस्टम के एक हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक हमारी कम्युनिटी भी आगे नहीं बढ़ सकती। देखिए, ये इदारे खोलने से कोई IAS IPS बनेगा या सेंट्रल सर्विसेज में जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बनाना ये जरूरी ये है कि हमको टैलेंट लोकेट करना। जी, टैलेंट लोकेट करना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और वो जिस दिन हम पूरा कर पाएंगे, इदारे तो हैं। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सेंट्रल सर्विसेज को कोचिंग करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में पूरा सेटअप है। वही सेटअप हमदर्द में है, वही सेटअप जामिया मिलिया में है, वही सेटअप मानू हैदराबाद में है। और ये सेटअप कैसे हैं? 15-15 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हुए हैं ये सेटअप तैयार करने के लिए। हर सेंटर के ऊपर 100 भी बच्चे हैं तो 400 बच्चे हैं। मुझे कोई 100 टैलेंटेड बच्चे, हार्ड वर्किंग बच्चे, रात और दिन खुद को भूल कर स्टडी करने वाले बच्चे ला के दें, वो 100 के 100 बच्चों को मैं संभालने के लिए तैयार हूं।
ये बच्चे लोकेट करना बहुत मुश्किल काम है। बाकी का सपोर्ट कम्युनिटी के पास जरूर है और जो कम्युनिटी जरूर देना चाहेगी। और हमने ये जो देखा है गली गली में IAS IPS कोचिंग क्लासेस हो रहे हैं, लेकिन बच्चे उसमें पास इसलिए नहीं होते कि उसमें जो हार्ड वर्क की जो बात है, हम अगर पहले दिन बुलाते हैं IAS IPS कोचिंग आपकी मालूमात के लिए, पहले दिन बुलाया बच्चों को आपको IAS IPS का कोचिंग क्लासेस करवाना है, 50 आते हैं। 8 दिन के बाद में 10 रहते हैं, बाद में अब उसके 15 दिन के बाद में 2 बचते, क्योंकि उनको जब 8 घंटे हम काम करने के लिए बोलते हैं ये काम करते नहीं है। पहले 2 दिन 3 लगता है, उनको क्या लगता है IAS IPS कोचिंग क्लासेस के अंदर जाने से आधे घंटे की मेहनत के अंदर उनको IAS बन जाएंगे। कोई ऐसी सिस्टम नहीं है कि हार्ड वर्क के बगैर, और वो भी कैसा खाना पीना भूलकर, अपने खुद को भूलकर जो बच्चे काम करते हैं, आप वही आगे बढ़ेंगे। तो ये चीजों को अगर हमको पूरा करना है तो मुझे लगता है कि हम लोगों को पहले 10वीं में टैलेंट को सर्च करना पड़ेगा। 10वीं में जो बच्चे बोर्ड के टॉपर्स हैं सारे हिंदुस्तान के, इन बच्चों को हम लोगों को अपने अपने स्टेट के बेहतरीन सिटीज में लेकर आकर वहां 11th एंड 12th वहां के बेहतरीन स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर उनको करना पड़ेगा। फिर 12th पास होने के बाद में उनको वापस मॉनिटर करना पड़ेगा ग्रेजुएट होने पर। जब ये ग्रेजुएट होकर बाहर निकलेंगे तो इनको लाइए IAS IPS कोचिंग क्लासेस के लिए, और इसी को प्लान कहते हैं और इसी को लॉन्ग टर्म प्लान कहते हैं। कोई शॉर्ट टर्म प्लान के अंदर आप जो चाहते हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आए, ये ख्वाबों में हो सकता है, हकीकत में नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक सवाल है कि जो हम हिंदुस्तान में जमहूरी सिस्टम में रहते हैं, और जमहूरी सिस्टम में हमें देखने की हुकूमतियों को या आवाम से जो एक रिलेशन होता है, जो पब्लिक उसमें पार्टिसिपेशन का जो मामला होता है, हुकूमत ने बहुत कुछ आजादी के बाद दिया है। अब इसमें कि हुकूमत के निजाम में किस तरह से हम अपना शेयर ले सकते हैं, इसके लिए भी हमें एजुकेशनली अवेयर होना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। इनामदार साहब, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क, और हमें देखते हैं कि तमाम कम्युनिटीज के साथ जब हमारा संविधान बना, हमारा आइन बना, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आइन बनाए दिया हमको, उसमें तमाम कम्युनिटीज के साथ मुसलमानों को सारे हुकूक दिए गए, एजुकेशनल राइट भी दिए गए। आखिर क्या वजह है कि वो राइट जो हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हम हुकूमत से नहीं ले पाते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहली बार इस मुल्क में हजारों सालों के बाद 1950 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी हुई दस्तूर के तहत कानून का राज शुरू हुआ, और उसी के तहत डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग आकर गवर्नमेंट बनाकर काम करने लग गए। डेमोक्रेसी का मतलब सिंपल है, जो लोग कोशिश करेंगे, कानून के प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और उसके तहत काम करेंगे, उनको सब कुछ मिलेगा। इवन बजट जब बनता है, आपको बजट में अगर कुछ चीजें बनता है तो उसका भी एक प्रोसेस है, उसमें प्लानिंग होती है, प्लानिंग सारी चीजें हैं। तो हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट देना चाहती है, नहीं, गवर्नमेंट आप जो सजेस्ट करते हैं वो वेलकम करके देना चाहती है, लेकिन वो इन टाइम सजेशन दिए जाएं। अब बजट बन रहा है, उसके पहले आप जाएं, 10-20 बड़े लोग मिलकर जाएं, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, तो भाई ये देखिए हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं और वो फाइनेंस हमारे लिए कम पड़ता है, तो आपको इसमें फाइनेंस इस तरीके से देना है। तो फाइनेंस मिनिस्टर आपको समझाएगा कि लास्ट ईयर आपको 1000 करोड़ दिए तो उसमें 200 करोड़ खर्चा हुए, तो फिर प्रोसीजर में कुछ प्रॉब्लम नजर आता है, तो प्रोसीजर को किस तरीके से बदलना है। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग क्रिटिसाइज करते बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। हम गवर्नमेंट के फंक्शन की सिस्टम को समझे, कानून के प्रोसीजर को समझे, क्योंकि ये किसी के लिए बदलने वाला है नहीं और सबके लिए एक ही रहेगा। हमारे लिए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रोसीजर अलग है और दूसरी सभी कौमों के लिए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रोसीजर अलग है, तो मैं समझ सकता हूं यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है। सारी की सारी चीजें सबके लिए एक ही है, और ये भी मैं मानने के लिए तैयार हूं कि कुछ हद तक डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन ये हमेशा रहने वाला है। हमारे बादशाह सलामतों के, ब्रिटिशों के जमाने में भी ये रहा है, और हिंदू मजहब, क्रिश्चियन मजहब में भी आपस में अंदर भी ये रहा है। तो इसकी बातें करके कुछ होने वाला है नहीं। एक बात तय है कि इससे बाहर निकलकर
तासुब होता है वगैरह इसके घराने गाकर होने से बढ़कर ये बाजू में रखकर जो आगे जा सकता है वो आगे जाकर ले सकता है, इस बात के ऊपर भरोसा करके हमको काम करना पड़ेगा। अपनी कमियों को छोड़कर हमें जो एजुकेशनल सिस्टम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम खुद ही कह रहे हैं, ये हमारा काम होने वाला नहीं, तासुब है हमारे कहना। टेक्नोलॉजी में भी कोई तासुब नहीं है। आज इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो रहे हैं, वो एग्जामिनेशन लेने वाले को मालूम नहीं वहां जो बैठा हुआ है जहां पर एग्जामिनेशन हो रहा है, काला है, गोरा है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है, उनको कुछ मालूम नहीं, ऊंचा है या ठेंगना है, कुछ नहीं मालूम है। क्योंकि और यही दिन आने वाले हैं, आने वाले दिनों में आपको इनकम सर्टिफिकेट मांगता है, इधर से आप एप्लीकेशन कीजिए, जरूरत की पूरी इंफॉर्मेशन और पेपर दीजिए, उधर से इनकम सर्टिफिकेट आने वाला है। तो तासुब का जमाना चला गया और ये बदलते हुए जमाने को समझकर हमारी चीजों को हमको अगर करना है तो टेक्नोलॉजी को भी अपनाना पड़ेगा, उसमें मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। आपने कहा कि प्रायोरिटीज गलत है तो सही प्रायोरिटीज जोर से कहता हूं कि सच्चर ने मुस्लिमों के सिलसिले से लिखा, क्या लिखा कि तालीमी, माशी और समाजी मुस्लिम पिछड़े हैं। गलती से अगर मुस्लिमों के 2 शादियां वो अटेंड करते सच्चर कमीशन के लोग तो ये नहीं लिखते, क्योंकि मुस्लिमों की शादियां जो अटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा बादशाह सलामत के दिन ही चल रहे हैं और जहां पे तालीम की बात आती है तो एकदम हम गरीब हो जाते हैं। इसका मतलब हमारे पास वसाइल है, हमारे प्रायोरिटीज हमने गलत कर दी है। तालीम पे पैसा ज्यादा खर्च करना चाहिए था और शादियों पे और दूसरी चीजों पे कम करना चाहिए था, तो रिजल्ट जो हम चाहते हैं वो आएंगे। हमारा प्रोसीजर हम उल्टा कर रहे हैं और रिजल्ट सीधे चाहते हैं। तो जो बोलते हैं, जो हिदायत हमको दी गई है उस पर बहस करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जिस दिन हम अमल करना शुरू करेंगे हालात बदलेंगे। मतलब अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मानते। दैट्स करेक्ट, एब्सोल्युटली। और वो चेंज हो रहा है। मैं इतना किसी को भी, आप व्यूअर्स को भी मैं मायूस नहीं करूंगा। मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया इज ऑन मार्च। तालीम के मैदान में बड़े पैमाने पे बच्चों को तालीम देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके बारे में कोई भी आज दो राय नहीं है। 1950 में 1% लड़कियां पढ़ती थी मुस्लिम, आज 65% लड़कियां स्कूल में जाने लगी हैं। इस तरह से नाज़रीन हम देखते हैं कि पीर नामदार साहब ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी, सियासी, तालीमी मसाइल पर बहुत ही तफसील से अपने ख्यालात का इज़हार किया और उसमें खास बात ये निकल के आई कि हुकूमत का रवैया अपना कुछ भी हो, आपको तालीम के मैदान में आगे आना है तो आपको बुनियादी तौर पर जो जरूरतें हैं और अल्लाह ने आपको जो वसाइल दिए हैं वहां से आप काम कीजिए और इनके बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती है। नाज़रीन हमारा ये प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।